नमस्कार प्यारे बच्चों। समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में मैं विनोद कुमार, प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व इस समय वैश्विक महामारी कोरोना के दौर से गुजर रहा है, जिसमें ऑफलाइन शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फिर भी ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के अपने प्रयास को हम जारी रखे हुए हैं और उसी श्रृंखला में हमारा आज का समाजशास्त्र का ये व्याख्यान है। विषय आज के व्याख्यान का, जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं, समाजशास्त्र विषय में जनांकिकी या जनसांख्यिकी का जो आपका अध्याय है वह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उसके भारतीय संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। प्रारंभिक अवस्था में हम जनांकिकी या जनसांख्यिकी के अर्थ, उसके सामान्य अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम भारत की जो जनगणना है उसके संदर्भ में, जो यूँ कहें कि भारत की जनांकिकी का जो क्या आंकड़े हैं उनके बारे में बात करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं। यह अध्याय परीक्षा की दृष्टि से सदैव महत्वपूर्ण रहा है, किंतु इस बार बोर्ड के द्वारा प्रश्न पत्र के स्वरूप में बदलाव करने के बाद इसकी महत्ता और अधिक बढ़ गई है। तो आज का हमारा जो विषय है वो है जनांकिकी या जनसांख्यिकी। तो सबसे पहले हम जनांकिकी के अर्थ की यदि हम बात करें तो जनांकिकी क्या है? तो जनांकिकी या जनसांख्यिकी जो है अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतर है। ये अंग्रेजी शब्द डेमोग्राफी का हिंदी रूपांतर है और इसका अर्थ जो होता है वो होता है जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन। जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन, यानी कि जनांकिकी या जनसांख्यिकी अंग्रेजी में कहें तो डेमोग्राफी एक ऐसा विषय है जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनसंख्या का अध्ययन, तो उसको तो हम जनगणना कहते हैं जिसमें जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, किंतु छात्रों, जनांकिकी के अंदर जनसंख्या के विभिन्न पहलुओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे कि जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवसन, आयु, लिंग पिरामिड और कार्य सहभागिता दर, बाल मृत्यु दर, बाल जन्म दर, लिंग अनुपात इत्यादि बहुत से ऐसे विषय हैं जिनका समग्र रूप में अध्ययन जो है वो जनसांख्यिकी में किया जाता है। तो जनसांख्यिकी का अर्थ आप सभी को लगभग स्पष्ट हो गया है कि जनसांख्यिकी का अर्थ है वो जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। और इसके उद्भव के बारे में यदि हम बात करें तो जो डेमोग्राफी शब्द है, जो अंग्रेजी का शब्द है डेमोग्राफी, यह यूनानी भाषा का शब्द है। यूनानी भाषा के दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। यूनानी भाषा के शब्दों, दो शब्दों का मेल है। एक शब्द है डेमोस। डेमोस का अर्थ है, डेमोस यानी कि जन या लोग, और ग्राफिया जो शब्द है दूसरा डेमोग्राफी में, तो एक शब्द हो गया हमारे पास डेमोस और दूसरा जो शब्द है वो है ग्राफिया। ग्राफिया यानी कि विवरण या वर्णन। तो यहाँ एक प्रश्न कई बार आ जाता है कि डेमोग्राफी जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो छात्रों, यह यूनानी भाषा का शब्द है और यूनानी भाषा का जो शब्द है वो डेमोस है, उसका अर्थ जन या लोग हैं, और ग्राफिया जिसका अर्थ है विवरण या वर्णन, अर्थात लोगों का वर्णन। तो लोग, जैसा कि आप जानते हैं, जनसंख्या में होता है, तो लोगों का वर्णन या लोगों का विवरण है वो जनसांख्यिकी में इसका अर्थ होता है। फिर इसके बारे में बात आती है कि जनसांख्यिकी का जनक किसे कहा जाए, जनसांख्यिकी के पितामह किसे कहा जाता है। तो छात्रों, इस मामले में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, बड़ा एक भ्रम की स्थिति रहती है
क्योंकि आमतौर पे दो विद्वानों के बारे में छात्र पढ़ते रहते हैं। जो सबसे ज़्यादा नाम आता है वो आता है फ्रांसीसी विद्वान अचीले गुलियार्ड का, क्योंकि गुलियार्ड ने 1885 में सबसे पहले जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो कुछ छात्र जो है वो भ्रमवश उन्हें ही जनसांख्यिकी का पिता मान लेते हैं, वो ऐसा समझ लेते हैं कि उन्होंने ही जनसांख्यिकी शब्द है उसका जो है प्रतिपादन किया था। लेकिन मैं बता दूं कि जो विद्वान थे जॉन ग्रांट, इन्होंने जनसांख्यिकी जो शब्द है उसका प्रयोग, जनसांख्यिकी का जो प्रयोग है वो 1662 में ही कर दिया था। तो इस प्रकार से जो है वो डेमोग्राफी के जो जनक है वो जॉन ग्रांट को माना जाता है। ठीक है, तो जनसांख्यिकी के जनक जो है वो है जॉन ग्रांट, इन्हें जनसांख्यिकी का पितामह माना जाता है। तो यहाँ ये भ्रम है वो यहाँ पे दूर हो जाता है। और इसके बाद इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था वो सबसे पहले किया गया था अचीले गुलियार्ड के द्वारा। तो जनसांख्यिकी शब्द है वो शब्द के रूप में सबसे पहले अचीले गुलियार्ड के द्वारा प्रयोग में लाया गया, लेकिन जनसांख्यिकी का जनक या आविष्कारक जॉन ग्रांट को माना जाता है। अचीले गुलियार्ड जो है वो फ्रांसीसी विद्वान थे। तो फ्रांसीसी विद्वान जो थे अचीले गुलियार्ड, उन्होंने इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इन्होंने किया था। और कब किया था छात्रों? 1885 ईस्वी में इन्होंने प्रयोग किया था। ये प्रश्न भी कई बार है वो आ जाता है। तो जनसांख्यिकी के बारे में यहाँ पे आपकी 2 या 3 बातें लगभग स्पष्ट हो गई है। सबसे पहले तो जनसांख्यिकी की अवधारणा है वो आपकी स्पष्ट हो गई है कि ये है क्या। तो जनसांख्यिकी या जनसांख्यिकी है वो किसी जनसंख्या का सुव्यवस्थित अध्ययन है। उसके बाद उद्गम इस शब्द का कहाँ से उद्भव है, वो है कि ये यूनानी भाषा के शब्द डेमोस और ग्राफिया, 2 शब्दों के मेल से बना है। जन, डेमोस यानी कि जन, और ग्राफिया यानी कि विवरण। इसके बाद जो प्रश्न आता है वो है कि जनसांख्यिकी के जनक कौन थे? जॉन ग्रांट थे। 1662 ईस्वी में उन्होंने इसका प्रयोग कर दिया था। और उसके बाद है कि इस शब्द को सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वो अचीले गुलियार्ड ने किया था। तो जो जॉन ग्रांट ने अपनी पुस्तक लिखी थी 1662 में, नेचुरल एंड पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन मेड अपन बिल्स ऑफ मोर्टेलिटी, इसमें इन्होंने जनसांख्यिकी का सर्वप्रथम सूत्रपात किया था। और 1885 में जो गुलियार्ड की पुस्तक आई थी एलिमेंट्स ऑफ डेस्टिक ह्यूमन एंड डेमोग्राफिक कंपेरेस, इसमें उन्होंने जनसांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। तो ये जो पुस्तक थी वो फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई थी, क्योंकि फ्रांसीसी विद्वान थे अचीले गुलियार्ड और फ्रांसीसी भाषा में ही वो लिखते थे। तो इन बातों से हमें जनसांख्यिकी के आधारभूत तत्वों का पता लग गया है। अब जनसांख्यिकी के यदि प्रकार की बात करें तो जनसांख्यिकी के 2 जो है वो प्रकार हैं। एक तो जो प्रकार है जिसको आप कह सकते हैं आकारिक जनसांख्यिकी। तो आकारिक जनसांख्यिकी जो है उसमें जनसंख्या के आकार की बात होती है। और दूसरी जो है जिसको हम कहते हैं सामाजिक जनसांख्यिकी। सामाजिक जनसांख्यिकी में जनसंख्या के दूसरे पहलुओं के बारे में बात होती है, जैसे कि जनसंख्या के जो सामाजिक आर्थिक पहलू है वो सामाजिक आकारिकी में आते हैं। इसके बाद यदि हम जनसांख्यिकी के बाद जनसंख्या के ऊपर आए, सेंसस के जनगणना के बारे में बात करें, तो खास तौर से आज का हमारा जो विषय है वो भारतीय जनगणना के संदर्भ में है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो जनगणना है भारत की वो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में की जाती है। अब तक भारत में 15 जनगणनाएं हो चुकी है और 16वीं जनगणना जो है वो वर्ष 2021 में प्रस्तावित है। हालांकि यदि कोरोना वैश्विक महामारी का प्रकोप ना होता तो संभवतः अब तक उस जनगणना के आंकड़े हमारे सामने आ जाते, लेकिन क्योंकि ये जो जनगणना है वो अभी भी, जिसको हम प्रस्तावित ही कहेंगे क्योंकि इसका कार्य अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है। विश्व में जो सबसे पहली जनगणना है वो अमेरिका की जनगणना मानी जाती है, जो संभवतः 1790 में हुई। यदि हम भारत की जनगणना की बात करें तो भारत की जनगणना जो है वो 1872 में पहली बार करवाई गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो 10 वर्ष के अंतराल के बाद नियमित रूप से जनगणना करवाई जाती है वो
81 के बाद से करवाई जाने लगी है। और कई बार एक प्रश्न और भी पूछ लेता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के अब तक कितनी जनगणना हो चुकी है। तो मैं इस मामले में भी आपको बता दूं कि 7 जनगणना जो है वो अब तक हो चुकी है 2011 की जनगणना के समेत, और 8वीं जनगणना जो है वो प्रस्तावित है 2021 में। तो ये जनगणना से संबंधित कुछ बातें हैं। भारतीय जनगणना से संबंधित कुछ आंकड़ों के बारे में हम और बात करेंगे। जनसांख्यिकी और या जनांकिकी के अवधारणा को थोड़ा सा समझने के बाद और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इन पे चर्चा करने के बाद कुछ प्रश्न जैसा कि मैं बता रहा था, और इस बार तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जो 50% अर्थात जो 40 प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ या एक एक अंक के आधार पर पूछे जाने हैं। तो हम जो नवीनतम जनगणना हमारी आज तक हुई है, जो 15वीं जनगणना थी 2011 की, उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात इसमें कर लेते हैं। और उसका थोड़ा सा भी यदि हम ध्यान करें तो उससे संबंधित भी कुछ प्रश्न है वो आ जाते हैं। तो सबसे तो बड़ी बात यही है कि 2011 की जो हमारी जो जनगणना थी वो 15वीं जनगणना थी, हमारी 15th जनगणना थी। और 2021 में जो हमारी जनगणना होगी वो 16वीं जनगणना होगी। तो ये बिल्कुल भी इसमें हमने कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इस तरह का प्रश्न भी कई बार है वो पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी जनगणनाएं हैं वो हो चुकी है। तो अब तक 15 हो चुकी है, और 2021 की जो प्रस्तावित हमारी जनगणना है वो कौन सी जनगणना होगी, तो वो 16वीं जनगणना होगी। यदि हम डाटा की बात करें या आंकड़ों की बात करें तो हमारे पास सेंसस 2011 के आंकड़े हैं। तो जनसंख्या जो थी वो इसमें जो कई बार पूछ लेते हैं कि 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या जो कितनी थी वो 1,21,01,93,422 थी। लेकिन इतना बहुत अधिक विवरण में या बहुत अधिक विस्तार में जाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग में उसका उत्तर है वो दे देते हैं। तो 121 करोड़ की जो जनसंख्या थी, अब लगभग जो है वो वर्तमान में 135 करोड़ से भी ऊपर है वो कहीं न कहीं मानी जाती है। तो इसका बिल्कुल हमने ध्यान रखना है। कई बार इसमें जो है वो एक चीज़ और पूछ लेते हैं, एक चीज़ ये पूछ लेते हैं, एक इसकी 10 की अवृद्धि दर होती है। 10 की अवृद्धि दर का अर्थ है कि पूरे दशक में 10 दशक यानी कि 10 वर्षों का जो समूह है उसमें किस दर से, किस रेट से जो है वो हमारी पॉपुलेशन में ग्रोथ हुआ है, किस रेट से हमारी पॉपुलेशन में वृद्धि हुई है। तो ये प्रश्न कई बार आ जाता है। तो थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगा कि 17.64% की दशकीय वृद्धि दर हमारी इसमें रही है। इसके अतिरिक्त जो चीज़ें आपसे पूछी जाती है वो साक्षरता दर इसमें पूछी जाती है। कई बार हमारी 2011 के अनुसार यदि साक्षरता की दर पूछी जाए तो जो 2011 के अनुसार हमारी साक्षरता की दर है वो है 74.04%। ये कुल साक्षरता है। कुल साक्षरता का मतलब क्या है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का जो एवरेज है वो इसमें जोड़ा गया है। कई बार यदि थोड़ा अधिक डीप में जाएं तो या गहराई से कोई प्रश्न है वो पूछा जाए तो पुरुष साक्षरता दर है वो इसमें पूछ ली जाती है। पुरुष साक्षरता दर है, जैसा कि कई बार पहले के व्याख्यानों में हम कर चुके हैं, भारतीय समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, आपको पता है। तो स्वाभाविक रूप से पुरुषों की साक्षरता दर है वो अधिक रहेगी। तो ये जो है हमारे पास 82.14%। और यदि हम महिला साक्षरता की बात करें तो महिला साक्षरता जो है वो भी कई बार आपसे पूछी जा सकती है पेपर में। महिला साक्षरता दर जो है वो महिला को आपको पता है कि हमेशा से 2म दर्जे का यहाँ समाज में समझा गया है। हालांकि सरकार के द्वारा समानता के बहुत से प्रयास है वो किए गए हैं, किंतु यदि हम कहीं भी आंकड़े देखते हैं तो अभी जो है हमें लगता है कि समानता से की दिशा में बहुत काम करना है वो बाकी है। तो यहाँ 65.46% की साक्षरता है वो सबसे महिलाओं में है। और एवरेज साक्षरता की यदि हम बात करते हैं तो वो 74.04 है। पुरुष साक्षरता जो है वो 82.4 है। साक्षरता पे थोड़ी सी और बात करते हैं कि जो सर्वाधिक साक्षरता की यदि हम बात करते हैं, सर्वाधिक साक्षरता है वो आपके राज्य पूछ लेते हैं कई बार।
सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य तो वो है आपका केरल। लगभग 100% साक्षरता इसने प्राप्त कर ली है। 100 से कम है, एक आधा जो डिस्ट्रिक्ट है वो 100% साक्षरता को प्राप्त कर चुका है, या और कई ज़िले हैं। एर्नाकुलम केरल का एक पहला ज़िला था जिसने 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल कर दिया था। ये सर्वाधिक की बात करते हैं। जहां आपने सर्वाधिक जो चीज़ भी करनी है वहां एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, उसके साथ साथ आपने न्यूनतम साक्षरता की भी जो है वो बात करनी है। मतलब कोई भी चीज़ जो आप सर्वाधिक करेंगे तो उसका आंकड़ा आपने न्यूनतम वाला भी करना है। तो न्यूनतम साक्षरता जो है उसका जो राज्य है वो है बिहार। बिहार की साक्षरता है वो न्यूनतम है, और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो भारत का है। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें है जो चीज़ पूछी गई है जनसंख्या से संबंधित, या जो आमतौर पे पूछा जाता है कई बार, वो चीज़ पूछी जाती है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है प्यारे बच्चों, ये प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है, और ये जो है वो है भारत का 2018 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 जो है वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर। तो ये बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि जनसंख्या घनत्व है वो कहते किसे हैं। तो आपको बता दूं कि एक वर्ग किलोमीटर में जो जनसंख्या रहती है उसको जनसंख्या घनत्व किसी भी स्थान का कहा जाता है। और ये निकालने के लिए जो कुल हमारा क्षेत्रफल है और कुल जनसंख्या है उसको आपस में भाग दे करके इसको निकाला जाता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर इसको हम कहेंगे। मान लीजिए कि इसमें जितने लोग रहते हैं उसका हिसाब से जनसंख्या घनत्व है वो निकाला जाता है। तो भारत का जो है वो 382 है 2011 की जनगणना के अनुसार। यदि हम राज्य की बात करें तो सर्वाधिक जो है वो किस राज्य का जनसंख्या घनत्व है, वो सर्वाधिक जो है वो है आपका बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो सर्वाधिक है, और ये संभवतः 1125 या 1124 के आसपास है। तो बिहार का जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है। और जो न्यूनतम है, न्यूनतम की यदि हम बात करते हैं तो न्यूनतम जो है वो है अरुणाचल प्रदेश का। इसका भी आ जाता है सवाल एक आधा। अरुणाचल प्रदेश का केवल 17 है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश का है और बिहार का है। कुछ बच्चे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में भ्रमित हो जाते हैं पश्चिम बंगाल के साथ। तो उन बच्चों को बताना चाहूँगा कि पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व जो था वो 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य था, लेकिन 2011 में जो है ये बात वो बिहार पर लागू होती है। इसके बाद एक चीज़ और पूछी जाती है, वो चीज़ पूछी जाती है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात भी पूछा जाता है। वैसे तो हमें जो है पता होना चाहिए लिंग अनुपात या सेक्स रेशो जिसको हम कहते हैं, ये क्या होता है। तो सेक्स रेशो जो है वो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 943 प्रति हजार ये माना जाता है। अब बहुत से बच्चे इसको याद कर लेते हैं, समझ भी लेते हैं इसको, लेकिन कई बार उनको ये कन्फ्यूजन होता है कि है क्या ये। तो बता देते हैं कि जो लिंग अनुपात है वो प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है उसको लिंग अनुपात कहा जाता है। लिंग अनुपात या सेक्स रेशो है उसको कहा जाता है। तो ये प्रति हजार के हिसाब से निकाला जाता है। प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 943 मानी गई है। और 0 से 6 वर्ष
की उम्र के हिसाब से अलग लिंग अनुपात निकाला जाता है, तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार 927 प्रति 1000 है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है वो 943 है। इसमें भी जो है वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है आमतौर पे, वो ये पूछा जाता है कि जो सर्वाधिक लिंग अनुपात जो है, सर्वाधिक की बजाय इसमें जो आता है उसको हम कहते हैं कि अनुकूल लिंग अनुपात। इसके लिए दो शब्द हैं, एक अनुकूल है और एक प्रतिकूल है। तो सर्वाधिक अनुकूल लिंग अनुपात वाला राज्य है, अनुकूल लिंगानुपात का राज्य है वो है आपका केरल का। केरल का राज्य जो है लिंग अनुपात है वो अनुकूल है, वो 1084 है प्रति 1000 पुरुषों पर। और एक चीज़ और है, दूसरा जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है प्रतिकूल लिंग अनुपात जो है वो है प्रतिकूल लिंग अनुपात वाला जो राज्य है वो है हरियाणा। और ये मैं इसको थोड़ा सा रेड से लिख रहा हूँ, ये हमारा प्रदेश है, इससे संबंधित प्रश्न आ भी सकता है। और ये अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए, ये बड़ी ही, जिसको हम कहें कि ये जो हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है। हमारा जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक प्रतिकूल है भारतवर्ष में, और 877 प्रति 1000। 877 प्रति 1000 का मतलब है कि 1000 पुरुषों पर 877 महिलाओं की संख्या जो है वो है। हालांकि अब सरकार ने इस बात का दावा किया है कि सरकार के द्वारा जो कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है उन योजनाओं के बाद जो है लिंग अनुपात में आशातीत सुधार हुआ है। लेकिन यहाँ क्योंकि हम इस बात पे नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो विषय है वो 2011 की जनगणना के संदर्भ में चल रहा है, और 2011 की जनगणना के अंदर जो आंकड़े थे हम उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। तो 877 प्रति 1000 जो था, और तो हमने यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स के बारे में बात करी है, उसमें लिंग अनुपात है। लिंग अनुपात की अवधारणा आपको समझ में आ गई होगी कि लिंग अनुपात जो है वो किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है उसको हम लिंग अनुपात कहते हैं। और जनसंख्या घनत्व आपको समझ में आ गया होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था डेमोग्राफिक बात से। और एक चीज़ और मैं छात्रों को बताना चाहूँगा साथ साथ कि हम सोच रहे होंगे कि केरल के अंदर जो है वो जनसंख्या का लिंग अनुपात है उसका अनुकूल होने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं समाजशास्त्र के छात्र होने के नाते कि केरल में जो है वो मातृ प्रधान समाज है, तो वहाँ महिलाओं की स्थिति है वो सदैव से काफ़ी बेहतर रही है। इसका भी ये बिल्कुल इसका ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त एक आधी चीज़ और आ सकती है जो 2011 की जनगणना में है, उसमें हम ग्रामीण जनसंख्या की जो है वो बात कर रहे हैं। तो जो हमारी कुल जनसंख्या है उसमें ग्रामीण जनसंख्या जो है वो कितनी है। और एक चीज़ आती है वो है शहरी जनसंख्या की हम बात इसमें करते होते हैं। तो दोनों का हमने ध्यान रखना है। तो आपको पता है कि कुल जो प्रतिशत है उसके हिसाब से रूरल पॉपुलेशन है हमारी है वो 68.84% है, 68.84%। और शहरी जनसंख्या जो है वो 31.16% है, वो शहरी जनसंख्या इसमें है। तो यहाँ शहरी और ग्रामीण जनसंख्या की भी हम बात करते हैं। और फिर जन्म दर की बात आती है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जो जन्म दर जो है वो उच्च है, सर्वाधिक जन्म दर है जो किस राज्य में है। तो हाईएस्ट बर्थ रेट जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जन्म दर है। और मृत्यु दर की यदि हम बात करते हैं तो सबसे अधिक जो है वो उड़ीसा में है। तो उच्च मृत्यु दर की यदि हम बात करते हैं तो वो 2011 की जनसंख्या के अनुसार उड़ीसा में सबसे अधिक है। यदि हम 2 नंबर पे बात करें उच्च जन्म दर में तो उसके बाद फिर
बिहार का स्थान आता है। और मृत्यु दर की यदि हम बात करें तो आसाम या असम का स्थान है वो आता है। तो ये राज्य भी हमें थोड़ा सा इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ का और हमने थोड़ा सा ज़रूर इसका ध्यान रखना है। एक चीज़ और आती है इसमें, कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है, जन्म दर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, मृत्यु दर से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इसी प्रकार से प्रश्न आ जाता है, एक लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है कई बार कि जनसंख्या को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसका भी वर्णन करें। उसमें भी जन्म दर का जो है वो उसकी भूमिका होती है, मृत्यु दर की भूमिका होती है। तो पहले इन चीज़ों को थोड़ा सा हमने जान भी लेना है कि मृत्यु दर क्या होती है, जन्म दर क्या होती है। तो जन्म दर जो है वो प्रति 1000 के ऊपर इसको मापा जाता है। पर एक किसी भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जिसकी एक निश्चित सीमा है, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, गाँव हो या कोई अन्य कस्बा हो, उसमें प्रति 1000 जो व्यक्ति होते हैं उस पर जो एक वर्ष में जितने जन्म होते हैं उनको जन्म दर कहा जाता है। और यही जो है वो मृत्यु है कि किसी एक वर्ष के भीतर किसी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जो मरने वाले लोग हैं उनको जब हम एवरेज निकालते हैं उनकी प्रति 1000 पे, तो वो उस स्थान की मृत्यु दर है वो कहलाती है। तो ये जनसंख्या के अध्ययन के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है वो इसमें होता है। एक चीज़ और है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि शिशु मृत्यु दर की भी बात है जो कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, जिसको हम कहते हैं IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर। तो ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ये 70 प्रति 1000 है वहाँ। तो इस चीज़ को हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी एक बार आप थोड़ा सा स्मरण कर लीजिएगा इस चीज़ का। एक चीज़ और है, एक चीज़ होती है, आपने पढ़ा भी होगा, लाइफ प्रोस्पेक्टिविटी, या जिसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। जीवन प्रत्याशा, तो जीवन प्रत्याशा जो है वो कितनी है। तो जीवन प्रत्याशा के बारे में भी हम बात करेंगे। जीवन प्रत्याशा आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होना चाहिए। लाइफ प्रोस्पेक्टिविटी, तो कुल मिलाकर के यदि हम सरल शब्दों में बात करें तो जीवन प्रत्याशा वह अवधारणा है जो जिसके अनुसार किसी एक देश में या किसी स्थान पर व्यक्ति औसत जितने वर्षों तक जीवित रहता है वह उसकी जीवन प्रत्याशा कहलाती है। मान लीजिए कि जो कोई व्यक्ति है औसतन उसकी उम्र कितनी है देश में, वो जीवन प्रत्याशा है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो है 63.5 या 63.5 जो है वर्ष जो है वो जीवन प्रत्याशा 2011 के आंकड़ों में ये बताई गई है। इसके अंदर जो पुरुषों की जो है जीवन प्रत्याशा है वो 65.6 वर्ष बताई गई है पुरुषों में, और स्त्रियों में या महिलाओं में जो है ये थोड़ी सी उच्च है, वह 64.2 वर्ष है। ये 11 के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर यदि हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो है उसका हमने ध्यान रखना है। और ये यदि हम उच्च जीवन प्रत्याशा की यदि हम बात करें तो उच्च जो है जीवन प्रत्याशा वो केरल में है। केरल में 74 है, 74 वर्ष जो है वो मापी गई है, यानी कि ये राष्ट्रीय औसत से काफ़ी उच्च है। और इन चीज़ों का बिल्कुल भी हमने ध्यान रखते हुए चलना है। और फिलहाल इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। अभी जैसे हम 2021 की बात करें तो यदि हम इसके नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो ये लगभग हमारी जो है वो 63.5 से बढ़ करके 69 वर्ष है वो हो गई है। 69 से कुछ पॉइंट है जो ऊपर ही है इसमें, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। केरला की सर्वाधिक है 74 वर्ष। केरला के बाद जो है वो पंजाब की है। पंजाब जो है पंजाब की है आपकी 69.4 वर्ष, यानी कि भारत के अंदर एक जो नागरिक है औसतन एक व्यक्ति जो है वो 63.5 वर्ष जीवित रहता है। उसमें पुरुष की जीवन प्रत्याशा की यदि हम बात करें तो एक भारतीय पुरुष औसतन भारत के अंदर 62.6 वर्ष रहता है, और केरल के अंदर जो है जीवन प्रत्याशा वो 74 वर्ष है। इसका अर्थ है कि केरल के अंदर जो नागरिक है उसकी औसत आयु है वो 74 वर्ष है। इन चीज़ों का आप लोगों ने
बिल्कुल भी अच्छे से इन चीज़ों को स्मरण करना है, क्योंकि इन जो आंकड़ों से संबंधित प्रश्न है वो कई बार पूछे जाते हैं। एक दो चीज़ों का ये बारे में और भी कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कुल प्रतिशतता पूछ ली जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनगणना के मामले के अंदर भारत का कौन सा स्थान है छात्रों? द्वितीय स्थान जो है वो पूरे दुनिया में है। तो फर्स्ट किसका है? फर्स्ट भी मैं आपको बता चुका हूँ, फर्स्ट जो है वो है चाइना का, सेकंड जो है वो इंडिया का है। ठीक है। और लेकिन यदि जनसंख्या की प्रतिशतता की यदि हम बात करें तो 17.5% जो जनसंख्या है विश्व की वो भारत में रहती है। ठीक है। विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या जो है वो भारत में रहती है। इस बात का भी आप लोगों ने ध्यान है वो करना है। इसके अतिरिक्त कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं जिनसे संबंधित भी प्रश्न है वो इसमें पूछ लिए जाते हैं। वैसे राज्य भी आपको याद होने चाहिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है, मोस्टली हाईएस्ट जो पॉपुलेटेड स्टेट है आपका, वो है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद यदि हम बात करें तो वो है महाराष्ट्र। ये जो है वो सर्वाधिक जनसंख्या वाले आपके राज्य हैं। और इसके अतिरिक्त जो है लिस्ट पॉपुलेटेड स्टेट में यदि हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जो है वो है सिक्किम की बात करते हैं, तो वो सिक्किम है। और सिक्किम के बाद दूसरा नंबर जो है वो है मिजोरम का है। इसी तरीके से यदि केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर दिल्ली जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी है हमारी। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो जो है दिल्ली है। एक भारत का राज्य है जहाँ पे नेगेटिव ग्रोथ रेट है जनसंख्या की। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक जो वृद्धि है वो है आपकी नागालैंड में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है आपका। तो नेगेटिव की हम बात कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेटेड यूटी की हमने बात करी है। लोवेस्ट पॉपुलेटेड यूटी की यदि हम बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है। तो इन आंकड़ों को आप लोगों ने थोड़ा अच्छे से स्मरण करना है। यहाँ हम भौगोलिक आंकड़ों की बात नहीं कर रहे, हमने सिर्फ वही बातें लिखी है जो हमारे जनगणना से संबंधित है, जो जनसांख्यिकी से संबंधित है। जैसा कि मैंने टॉपिक में पहले ही लिखा हुआ है कि हमारा जो टॉपिक है वो आज जनांकीकी, हम ज़्यादा जो बात इसमें हम कंसेप्ट को समझने के बाद भारतीय संदर्भ में करेंगे। तो भारत की 15वीं जनगणना के बारे में कई बार प्रश्न है वो पेपर में पूछे गए हैं, और क्योंकि इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो पेपर में अधिक हैं, इसलिए इसका जो महत्व है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हमने जनांकीकी या जनसांख्यिकी के शाब्दिक अर्थ, उसके जनक की बात करी है, उसके उद्गम की बात करी है, भारतीय संदर्भ में उसकी बात करी है, और 2011 जो 15वीं जनगणना थी भारत की और 2021 जो 16वीं जनगणना प्रस्तावित है उसकी बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा करी है। उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्यान से आपको लाभ होगा और ये व्याख्यान आपके निश्चित रूप से परीक्षा की तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। अगले व्याख्यान में हम जनसांख्यिकी के कुछ और महत्वपूर्ण अवधारणाओं पर बात करेंगे। धन्यवाद।